स्वागत है साथियों। एग्ज़ाम वॉच के इस चैनल पर हम लोग बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ रहे थे कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन। तो इसमें जो पहले के पार्ट 4 हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मानचित्रण पर। यहाँ जो इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे और जो बाकी आपको लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मानचित्रण जब हम करते हैं तो देखिए दो तरीके से करते हैं। जब हमें पृथ्वी का मानचित्रण करना होता है यानी कि पृथ्वी का प्रतिरूप, तब हम बनाते हैं ग्लोब और उस ग्लोब के ज़रिए हम देख पाते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। लेकिन जब हमें किसी विशेष स्थल की बात करनी होती है तब हम बनाते हैं एक कागज़ पर एक चित्र, जो कि एक मापक के ज़रिए बनाया जाता है। उसी का नाम होता है मानचित्र। तो मानचित्र की क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से बनता है, बहुत अच्छे इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं इस बुक में। तो इसको हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सड़क, रेल, कस्बे, समुद्र, द्वीप हैं, इन सब की जानकारी जो है हम मानचित्र या ग्लोब के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी पृथ्वी को आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। जब आप ग्लोब भी देखते हैं तो आपको सामने जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस है यानी कि आधा भाग आपको दिखाई देगा, पीछे का भाग नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार देखें तो ग्लोब पर विश्व के सभी महाद्वीप, महासागर दिखाए जाते हैं जो हमें एक साथ नहीं दिखते। तो हम क्या करेंगे कि ग्लोब से एक मानचित्र तैयार करेंगे जिससे कि हम पूरी दुनिया को एक साथ देख सकते हैं। तो उसके पेपर को अगर आप निकालें इस ग्लोब के, तो और उसको एक तरफ आप पेज पे पेस्ट कर दें तो आपको पूरा मानचित्र देखने को मिल सकता है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह पर किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज़ पर बनाया जाता है। अब मानचित्र है क्या, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सामान्य रूप से पृथ्वी या उसके किसी भाग का चपटी सतह पर समान अनुपात में प्रदर्शन मानचित्र कहलाता है। कैसे उपयोगी है हमारे लिए? तो पहला तो यही रहा कि पूरी पृथ्वी को हम एक साथ, पूरे जो विश्व का मानचित्र है उसको एक साथ दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि ग्लोब को आपको ले जाने में दिक्कत होगी तो आप उसको आराम से फोल्ड करके भी ले जा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपने गांव का, अपने नगर का, अपने कस्बे का अगर कोई मानचित्र देखना है या प्रदेश का, जिले का, किसी भी स्तर का मैप देखना है तो उस स्केल को अप्लाई करके आप उसका मानचित्र देख सकते हैं। तो मानचित्र बहुत ही उपयोगी हैं। उनकी वजह से ही हम किसी का जो भौतिक अध्ययन है वो कर पाते हैं। कितने प्रकार होते हैं मानचित्र के वो देखते हैं। तो इनके हमें टाइप्स पूछे जाते हैं कि सड़क मानचित्र जो है वो कौन सा है। विकल्प में भी आपसे दे दिया, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो ये थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। तो भौतिक मानचित्र वो होगा जिस मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सभी को दिखाया गया हो। यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हैं जब उनको दिखाया गया हो तो वो कैसा होगा? फिजिकल मैप होगा। पॉलिटिकल मैप आप देखते होंगे कि जब भी आप इंडिया वर्ल्ड का खरीदते हैं तो आपको जनरली आपको एक पॉलिटिकल मिलता है, फिजिकल मिलता है। तो पॉलिटिकल मैप में आप क्या देख पाते हो? तो राज्य, नगर, शहर, गांव, या अगर विश्व का मैप है तो विश्व के विभिन्न देश, राज्य, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला। ज़्यादातर इसमें आपको मतलब यातायात भी दिखाया जा सकता है। तो इनके जो मानचित्र हैं उनको कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब अगर किसी थीम को ले लिया जाए स्पेशली, यानी कि थीम बेस्ड अगर कोई मैप है तो उसको थीमेटिक कहेंगे। जैसे ये विशेष जानकारियाँ देंगे, जैसे आपका सड़क मानचित्र हो गया, केवल उस पर आपको रोड का ही दिखाया जाएगा। वर्षा का मानचित्र हो गया, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, औसत वर्षा। वन को दिखाने वाला मानचित्र, उद्योग को दिखाने वाला, तो एग्रीकल्चर को दिखाने वाला। कोई भी अगर थीम बेस्ड मैप है, कोई विशेष जानकारी देने वाला मैप है तो उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। एक और मैप है जो बहुत आपके लिए उपयोगी होता है जब आप कभी ज़मीन जायदाद की जो प्रॉपर्टी के पेपर्स आप देखते हैं तो उस समय आपको एक मिलता है भू राजस्व मानचित्र, जो आपके लेखपाल के पास होता है और इसको आप तहसील से प्राप्ति कर सकते हैं, बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ से। तो जो भू राजस्व मानचित्र है वो, उसमें क्या आप देख पाते हैं? तो देखिए उसमें आपके ज़मीन के अधिकार संबंधी दस्तावेज भी उसमें दिए गए होते हैं। आप उसी की मदद से समझ पाते हैं कि जो अमुक ज़मीन है या भूमि है उसका बंटवारा किस प्रकार से होगा, वो सिंचित क्षेत्र है या नहीं, या विभिन्न प्रकार के उसके भू उपयोग कैसे हैं, लैंड यूज़ देखा जा सकता है, कार्यालय, विद्यालय, अधिवास, औद्योगिक क्षेत्र, मतलब बहुत डिटेल मैप होता है, उसको कहते हैं आपका भू राजस्व मानचित्र। तो अब आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि पर्टिकुलर आपको एक नाम दे दिया जाए कि वर्षा मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र है, तो विकल्प में आपके जो भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक, भू राजस्व हों, तो आपको समझ में आ गया कि हमें आंसर जो है थीमेटिक में देना है।
ठीक है। इसी प्रकार कहा जाए कि भू उपयोग दिखाने वाला मानचित्र किस प्रकार का होगा, तो भू राजस्व मानचित्र होगा। तो ऐसे ही आपसे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो। एक इन्फो बॉक्स भी यहाँ पर आपको शेयर किया गया है कि जब बहुत सारे मानचित्रों को एक किताब में सम्मिलित कर दिया जाता है तो ऐसी किताब को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। जैसे आपका कई एटलस आते भी हैं जो मार्केट में आप एटलस लेके मैप पढ़ते हो, मैप बुक। अब कोई भी मानचित्र आपको अगर देखना जानना है तो आप कैसे समझोगे, तो आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए। देखिए, मानचित्र में आपको पता होना चाहिए दिशाएं कैसे देखी जाएं। भाई आप जब उसको अपने टेबल पे रखोगे तो किस दिशा में रखोगे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर दूसरा ये है कि अगर आपने कोई चीज़ देख लिया, कोई आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, तो पर्टिकुलर प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस क्या है वो कैसे पता चलेगा। अब उसमें इतने सारे सिंबल बने होते हैं, तो वो सिंबल का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपके लिए मानचित्र यूज़लेस हो गया। तो तीनों बातें जानना ज़रूरी होता है, दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा कैसे समझेंगे, तो दिशा समझने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि इसमें प्रयोग किया जाता है कंपास का, दिक्सूचक यंत्र होता है। ये क्या होता है, ये उत्तर दक्षिण में इसकी सुई हमेशा रुकती है। अब तो इससे आप बहुत परिचित हो चुके होंगे, आपके मोबाइल में भी रहता है। जनरली अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने कंपास बॉक्स देखा भी होगा, दिक्सूचक यंत्र। अदरवाइज़ ये तो अब हर जगह यूज़ होता है। तो आप देखें कि जो उसका नॉर्थ जो आपका है जो, तो उस नॉर्थ की तरफ में उसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो उसकी तरफ उत्तर दक्षिण दिशा में दिखाता रहता है। तो इसके ज़रिए दिशाएं तय की जाती हैं। मानचित्र में कैसे समझेंगे, तो अगर आपका मान लीजिए भारत का मानचित्र है, भारत के मानचित्र को अगर आप ऊपर उत्तर की तरफ देखें, हिमालय का मानचित्र, मैं यहाँ छोटा सा मैप में अगर ड्रॉ कर दूँ तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है, देखिए जैसे मान लीजिए ये है, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। किसी भी मैप में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर रखा जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा। और नियम यही है कि उत्तर की तरफ अगर आप मुख करके खड़े हो तो जो दाहिना हाथ पड़ेगा वो पूर्व होगा, और पूर्व का अनुमान तो आप सूर्य से भी लगा सकते हैं। तो मैप पे कैसे लगाएंगे, तो ऐसे ध्यान रखना है कि उत्तर वाला जो हिस्सा है वो आपको सबसे ऊपर रखना है, तो आपका मानचित्र जो है बिल्कुल दिशा के हिसाब से सही हो जाएगा। कैसे पता लगाते हैं, तो ये कंपास के जरिए पता चलता है, और दिक्सूचक यंत्र, इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला कैसे ये मैप में शो किया जाता है। तो जब भी एक मैप बना होता है तो कहीं कॉर्नर में या कहीं पर उसमें एक इंडिकेशन ऐसे क्रॉस करके एक एरो दे दिया जाता है, और या तो उत्तर या तो एन ऐसे मार्क केवल कर दिया जाता है, तो भी आप समझ जाएं कि किस प्रकार से उसमें जो है किसी भी मैप का आपको दिशाएं कैसे दी गई हैं। तो तीर के जरिए उसमें पता किया जा सकता है। दूरी कैसे पता करेंगे, इसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका मानचित्र कि दूरी कैसे पता करें। अगर आपको कोई भी आपके घर में अगर मानचित्र टंगा हुआ है या आपके एटलस में है, तो आप देखें एक छोटा सा स्केल बना होता है, और स्केल जो है वो ऐसे कई खानों में बटा होता है, और वहाँ पर आपको कुछ आंकड़े लिखे होते हैं, जैसे 0 लिखा होगा, 500 लिखा होगा, या मतलब इस तरीके से आपको डिजिट लिखी मिलेंगी, 150 लिखा होगा, और इधर छोटे छोटे। ये क्या होता है, ये आपका एक RF प्रदर्शक भिन्न दिया गया होता है। तो ये एक स्केल होता है। एक्चुअली इसको बेसिक क्लास 6 के लेवल पे अगर देखा जाए तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि एक मापक जो होता है वो क्या होता है। मापक ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई दूरी दिखाना है कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी जो है वो मान के चलते हैं कि 5 किलोमीटर है। अभी आपको अपना घर भी बनाना है मैप पर और आपका स्कूल भी बनाना है, तो 5 किलोमीटर का कागज़ तो नहीं हो सकता। आप मतलब एक सिंपल सा डिस्टेंस ले लीजिए कि 5 सेंटीमीटर आपने उसको कर दिया। आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर की दूरी हम खींचेंगे तो धरातल पे आपका 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक ये हमने मापक मान लिया। अब अगर हम 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो धरातल पे जान लेंगे कि वो 10 किलोमीटर है। तो यही है मापक। इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो आप समझ सकते हैं कि पैमाना जो होता है वो स्थल की वास्तविक दूरी, जैसे हमने आपको बताया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी जो हमने सेंटीमीटर में दिखाया, के बीच में अनुपात होता है। तो ये अनुपात हमेशा सेम रहेगा। मतलब आप अनुपात नहीं बदलोगे ना। 1 आपने 1 किलोमीटर कर दिया, 1:1 का अगर रेशियो हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर बढ़ेगा। तो ये रेशियो कभी बदलेगा नहीं। आप अगर इसको 100 सेंटीमीटर खींचेंगे तो वहाँ 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो रेशियो आपका हमेशा वही रहेगा। तो बस यही एक डेफिनेशन आप याद रखिए, क्योंकि यही आपसे पूछा सकता है। बेसिक क्लास का जो सबसे बड़ा फंडा है ये है कि स्केल क्या है, तो स्थल की वास्तविक दूरी है और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात है। ठीक है। सावधानी क्या रखना होता है, तो इसमें यह होता है कि जो
पूरा विश्व है या उससे किसी एक भाग को छोटे कागज़ पर एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, या मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। ठीक है, तो इसके लिए पैमाना मापक चुना जाता है। तो हमने दो बातें जान ली, दिशा जान लिया, दूरी जान लिया, और उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें जो अगला इसका महत्वपूर्ण है प्रतीक। प्रतीक कैसे आप पहचानेंगे? तो जो प्रतीक होते हैं, रूढ़िगत चिन्ह होते हैं, इनको दरअसल एक स्टैंडर्ड सिंबल दिए जाते हैं कि जैसे आपको मैप पर दिखाना है, अब कहीं मान लीजिए आपका गांव का मैप है और उसमें कहीं पर आपका स्कूल है, तो स्कूल को पूरा स्कूल तो डिज़ाइन नहीं कर सकते, फिर आप बाकी चीज़ें कहाँ बनाओगे, तो उसके लिए एक सिंबल बना दीजिए। इसी तरीके से गिरजाघर है, मस्जिद है, तालाब है, नदी है, कुआँ है, नहर, पुल, तो इन सबको एक सिंबल के जरिए आपको दिखाया जा सकता है। जैसे सिंबल देखिए, आपको ये सिंबल ही आपके दिए गए हैं। तो कभी कभार तो क्या होता है कि सीटेट, यूपीटेट में या सुपर टेट में आपके क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि एक सिंबल ही बना करके आपसे एक विकल्प पूछ ले कि ये किस चीज़ का है। तो ये दरअसल कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं और अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार एक नज़र इनका देखना ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर जो सिंबल है वो किसका है। तो जैसे रेलवे लाइन में ख़ास तौर से पूछ लिया जाता है कि ये मीटर गेज लाइन है या ब्रॉड गेज लाइन है, उसका सिंबल कैसे होगा। रेलवे स्टेशन है तो क्या है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क को लेके, या फिर आपसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इन सबको लेकर के, या पीओ, पीटीओ, पीएस जो है आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, बस्ती या कब्रिस्तान हो गया, पेड़ घास हो गया। तो इस तरीके छोटे छोटे सिंबल आपको दिए जा सकते हैं पूछने के लिए। क्या और बातें हमसे पूछी जा सकती हैं वो ज़रा समझते हैं। तो देखिए, हमसे ये पूछा जा सकता है कि जलाशय को किस रंग से प्रतीकित किया जाता है, तो नीले रंग से। पर्वत को कैसे रंग दिए जाते हैं, तो भूरे रंग से। और अगर पठार को बात करें तो पीले रंग से, मैदानों को हरे रंग से। तो कुछ ऐसे परंपरागत चिन्हों को दर्शाया जाता है जिससे कि इनके जरिए समझा जा सके। तो यही होता है पूरा आपका प्रतीकों के जरिए आपको मानचित्र का निर्माण करना। अब है इसके बाद प्लान। प्लान क्या होता है, यानी कि योजना या खाका। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे से स्थान को बहुत विस्तार से दिखाने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे आप भू राजस्व मानचित्र है, अब आपको छोटा सा प्लाट बनाना है, आपको किसी मकान की मतलब मकान बनाने के पहले आपको एक नक्शा बनवाना है, तो वो भी तो एक मानचित्र है ना। तो वो क्या है कि किसी भवन या कमरा अथवा किसी छोटे क्षेत्र का खींचा हुआ बाह्य स्वरूप होता है, जैसे घर, कक्षा, बाजार, इन सब का खाका होता है। तो इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो उसकी इवन यहाँ तक कि लंबाई, चौड़ाई, आप इन सबको भी उसमें मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से मानचित्र हमारे लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। स्केच क्या होता है, स्केच शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो स्केच का मतलब सीधे सीधे ऐसा है कि जैसे आपको कोई एक रास्ता बताना है कहीं किसी को आने जाने के लिए, तो आप सिंपल कागज़ पे लेंगे, आप उसको कैसे ड्रॉ करोगे कि भाई आप यहाँ से ऐसा करो कि आप इधर से आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाओ, उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट एक चौराहा पड़ेगा, आपको लेफ़्ट में घूम जाना है। तो ये क्या करोगे, आप एक उसको रूट चार्ट बनाओगे, है ना, एक स्केच बना के उसको दे दोगे कि चलो आप, तो इससे आपको डायरेक्शन का एक अंदाज़ा मिल जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हमें टर्न कहाँ से लेना है और पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है। तो ऐसे छोटे सिंबल बना करके आप इसको, मतलब इसमें किसी स्केल की नीड नहीं होती, ये वास्तविक नहीं होता है, ये केवल समझने के लिए होता है। तो ऐसे स्केच हम बना देते हैं, इसको हम आपस में समझने के लिए बनाते हैं, इसका प्रयोग हम मापन में नहीं करते हैं। अब मानचित्र जो मैप है उसकी हम स्टडी कैसे करें, तो इसके लिए हमने आपको बताया कि जो दिशा आपको ज्ञान करना है तो उसके लिए एक तीर बना होता है, इसको ऐसे बना होता है, एन ऐसे बना दिया जाता है। तो इसके जरिए भी हम उसका दिशा पता लगा सकते हैं। तो उत्तर रेखा भी इसको हम कह सकते हैं, इसके दिशाओं का ज्ञान होता है। फिर दूसरी बात क्या देखेंगे कि उस पर पैमाना क्या दिया है, मापक जो दिया है वो कैसा है, तो उसके बीच की क्या दूरी दी गई है। उसमें दिया रहेगा कि दो स्थानों के बीच की दूरी उसमें दी रहती है। तो क्या होगा कि मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी को नापिए और फिर जो पैमाना हो उसी पैमाने के जरिए हम वास्तविक दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे प्रतीक। तो प्रतीक में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, जैसे कि हमने आपको एक रूट चार्ट ही दिखाया, तो रूट चार्ट में अब आपको देख के ही आइडिया लग गया होगा कि ये जो बना हुआ है ये मंदिर है, यहाँ एक विद्यालय का दे दिया गया है। तो आप इस सिंबल को ही देख के समझ गए कि यहाँ मंदिर है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक वर्ड यूज़ होता है रिमोट सेंसिंग। क्या है रिमोट सेंसिंग का मतलब? रिमोट का मतलब दूरी, सेंसिंग का मतलब जान लेना, संवेदन, यानी कि दूर से ही संवेदना, दूर से ही जान लेना। तो दूर से कैसे जानेंगे? जैसे पृथ्वी है आपके और ऊपर से आपके सैटेलाइट भेजे गए हैं, तो वो सैटेलाइट क्या करेंगे, आपके ऊपर से आपकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं ना, इमेजिंग, फोटो इमेजिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूर से ही सारी चीज़ों को जान लिया। तो यही एक टर्म आया रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? तो रिमोट सेंसिंग जो होता है
वो किसी उपग्रह, वायुयान या गुब्बारे से किसी स्थान, वस्तु, घटना, धरातल की जानकारी एकत्र की जाती है और इनको डिजिटल सिग्नल्स के जरिए किसी मतलब धरातल पर कहीं पर प्राप्त किया जाता है। तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है जीआईएस में। जो जीआईएस है वो भौगोलिक सूचना प्रणाली है। तो इसका प्रयोग जो है, अब आप जैसे आप मैप पर भी देखते हो तो गूगल मैप आपको दिखाई देता है। आप अपने मोबाइल पर आप जब गूगल मैप खोलते हो, जिसमें आपको लोकेशन वगैरह जहाँ से आपका दिखता है, तो आप मैप के जरिए आप उसको देख सकते हो। ऊपर से सैटेलाइट, आप उसमें अगर ऑप्शन में जाएँ तो आपको सैटेलाइट व्यू भी दिखता है। तो अब तो बड़ा ईजी हो गया इन सब चीज़ों को देखना। तो ये सब किसके ज़रिए संभव है? ये जीआईएस के ज़रिए संभव है। अब ये आंकिक मानचित्रण क्या है? तो आंकिक मानचित्रण जो होता है वो कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण जो किया जाता है उसको कहते हैं आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण। अब ये आपको पढ़ने में बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब इस तरीके के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो सर चकरा जाता है, क्योंकि कभी आपके दिमाग के सामने ये कभी आपके सामने आते ही नहीं, तो वहाँ कन्फ्यूज़न में गलत करते हैं। अब आंकिक मानचित्रण अपने आप में शब्द देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। तो इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आपके लिए पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब हमने छोटी क्लास को ही नहीं समझा तो बड़ी क्लास को पढ़ करके हम कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इसको पूरा पढ़ें। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर के जरिए सारा काम हो रहा है, तो आंकिक मानचित्रण जो है इसी से चल रहा है, जीआईएस द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तो आपके तहसील का कार्य भी अगर आप जाएँ कभी, तो वहाँ भी आप देखें तो आपको पूरे सैटेलाइट के जरिए ही मैप निकाल करके आपको लेखपाल आपको ड्रॉ करते हुए मिल जाएंगे। तो अब आंकिक मानचित्रण का ही समय है और इसी के जरिए कार्य किया जा रहा है। तो क्या आपने समझा? एक छोटा सा आपसे क्वेश्चनेयर है, हम आपसे पूछते हैं, कोशिश करिएगा अपने मन में इसका जवाब देने का, और मैं भी प्रयास करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मानचित्र क्या है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। मैंने आपको बताया कि मानचित्र जो है पूरे विश्व को एक कागज़ पर दिखाने की एक युक्ति है, जिसके ज़रिए हम विभिन्न मापक प्रतीकों के ज़रिए हम वस्तु स्थिति को दिखा सकते हैं, है ना? इसके 2 प्रयोग क्या हैं? तो 2 प्रयोग में हम एक तो किसी के जैसे वर्षा प्रतिरूप है या विशेष ज्ञान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं उनको हम, या मतलब कई प्रकार से हैं, तो उनको उनका उपयोग तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी 2 उपयोग लिख सकते हैं। फिर उत्तर दिशा की ओर प्रदर्शित की जाती है, तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप बता चुके होंगे कि जो ऊपर होता है वही उत्तर की तरफ होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? तो ये रूढ़ प्रतीक क्या हैं? एक्चुअली ये कन्वेंशनल साइंस हैं, यानी कि आपके जो प्रतीक यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमने कहा ना कि एक आपको मंदिर बनाना है, तो मंदिर बना के एक झंडा जैसे बना दिया, तो ये क्या है आपके, ये आपको दिखाते हैं कि पर्टिकुलर मैप पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फिर क्या है? सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताइए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए, बच्चों के लिए है। मानचित्र और रूपरेखा चित्र में क्या अंतर है? तो रूपरेखा चित्र मैंने कहा कि मापक पर इनका प्रयोग नहीं होता है, मानचित्र में मापक का प्रयोग होता है, वो वास्तविक स्थिति को दिखाते हैं, इनका एक अनुपात होता है। लेकिन रूपरेखा में तो केवल हमें स्केच होता है कि हम बना देते हैं कि आपको इधर जाना है, फिर राइट टर्न कर जाना है, वहाँ से आपको फिर से घूम जाना है। तो ये एक स्केच हो गया, रूपरेखा हो गया। मानचित्र में पैमाना क्या है? तो पैमाना के लिए हमने आपको बता दिया कि धरातल की वास्तविक दूरी है और मानचित्र की वास्तविक जो मापक की दूरी है, इसके बीच में जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं पैमाना। सुदूर संवेदन क्या है? तो दूर से ही वस्तु स्थिति को जान लेना क्या है? सुदूर संवेदन है। रिमोट सेंसिंग। अब आपको सही गलत बताना है, तो ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। हाँ, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। सड़कें, रेल, कस्बे आदि को सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो बिल्कुल मानचित्र से दिखा सकते हैं, ये भी सही है। दिक्सूचक यंत्र की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तभी तो उत्तर का ज्ञान होता है, ये भी सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, नीचे का कहाँ, ऊपर का होता है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपके ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके के, तो इसको देखिए, स्तंभों का मिलान कीजिए। इसमें आपको दिया गया है थीमेटिक, भू राजस्व, राजनीतिक, भौतिक। मैंने कहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर यही आपके सामने एग्ज़ाम में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आएगा, और कभी कभार तो पूछा ही जाता है। तो पर्वत पठार जो है किस मानचित्र पर दिखाए जाएंगे? तो भौतिक मानचित्र पर। राज्यों की सीमाएं किस पर दिखाई जाएंगी? तो राजनीतिक मानचित्र पर। वर्षा का वितरण किस पर दिखाया जाएगा? तो थीमेटिक मानचित्र पर। और भूमि उपयोग का जो क्षेत्र वाला होगा वो भू राजस्व मानचित्र पर दिखाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। तो इस तरीके से हमने आज का ये चैप्टर मानचित्रण है उसको पूरा कर लिया है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ेंगे वो पार्ट 6 है, पृथ्वी के परिमंडल। तो इस तरीके से करते हुए पूरी बुक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 6, 7, 8 और न केवल ज्योग्राफी बल्कि इतिहास और विज्ञान के भी जो वीडियो हैं वो भी आपके साथ हम लोग लेकर के आएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप हमारे दूसरा जो चैनल है जीएस ऑनलाइन, वहाँ पर भी आप विज़िट करें। उसमें जो यूपीपीएससी या यूपीएससी लेवल के
या इवन सारे एग्ज़ाम आप कोई भी दे रहे हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसका सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और उसमें हमने इवन वाइट बोर्ड पर खुद पढ़ाया भी है क्लासरूम में, तो उसके भी वीडियोस बहुत सारे हैं, लगभग 300 अबाउट 400 वीडियोस हैं। तो आप जा कर के देखिए, बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, आप उसको भी विज़िट करें। जो लिंक्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।